Last time where we were, I think we were talking about the hydrogen spectrum. Let's continue. Today I will teach you about the de Broglie hypothesis एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि भाई पहले तो हमने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ा था, फर्स्ट जो किया था हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर उनको हम कैसे अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिट, और आज हम एक नेक्स्ट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब आपका नेक्स्ट। डी ब्रोगलीज hypothesis. De Broglie hypothesis, and it is also known as dual nature of matter. Dual nature of matter. देखो बच्चों, कोई भी जो लाइट होती है, ऑलरेडी फिजिक्स में इट हैज़ बीन स्टडीड कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि लाइट जो होती है उसकी डुअल नेचर होती है। वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और मूव करता है तो वेव नेचर भी रखता है। इसके लिए हाइपोथेसिस जो तैयार किया, मैटर पर भी ये अप्लाई किया डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बोला कि लाइक जो है उसका स्टेटमेंट क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, like light, matter also exhibit dual nature. ये dual मतलब दो नेचर कौन कौन सी है? पार्टिकल नेचर एंड दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम मीन पी, जो एक्चुअल में मूविंग पार्टिकल के एप्लीकेबल होता है। मूविंग पार्टिकल के लिए मास इनटू वेलोसिटी, मूविंग है तो वेलोसिटी आएगा ही, स्टेशनरी पार्टिकल में तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसलिए पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होता है तो पार्टिकल नेचर कंसीडर होता है। और वेव नेचर जो देखते हैं हम वेवलेंथ से, वेवलेंथ मतलब लैम्डा। और उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या था, उसने क्या बोला? मैथमेटिकल इक्वेशन उसने बेटा ये बोला कि पार्टिकल जो होते हैं, जो मटेरियल होता है, मटेरियल में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं, बट दोनों को जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसने बोला कि जो मूविंग पार्टिकल है उसका जो, जब कोई पार्टिकल मूव करेगा, जैसे ये पार्टिकल है, अगर स्टेशनरी है तो फिर ओके, लेकिन जब ये मूव करता है, पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ उसकी वेव नेचर भी रहती है, दोनों नेचर रहती हैं। सपोज बेटा कोई एग्जांपल ले सकते हैं, वी टेक द एग्जांपल ऑफ बॉलर इन क्रिकेट। जब क्रिकेटर बॉल करता है तो बॉल एक पार्टिकल है, लेकिन वो मूव जब करती है तो उसके साथ उसकी वेव नेचर भी रहती है। लेकिन बॉल के अंदर वेव नेचर को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि बॉल जो है वो एक बड़ा पार्टिकल एज्यूम हुआ है। अगर बहुत छोटे पार्टिकल ले लें तो हम उसकी वेव नेचर को जो है डिटरमाइन भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों नेचर, एक नेचर अगर हमें होगा तो दूसरा नेचर उसका रिवर्सिबल होगा। इसलिए हम बोलते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो मोमेंटम है या मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग, इस पर ध्यान देना बेटा, मूविंग जरूरी है। मूविंग मैटर या पार्टिकल, मूविंग मैटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो एक छोटी सी इक्वेशन है, वो आपको सीधा इक्वेशन बेस पे प्रॉब्लम करना है आपने। उस इक्वेशन पर हम क्लियर करेंगे कि भाई कैसे है, क्या है, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम। तो लेमडा जो होगा किसी भी पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका मोमेंटम है।
मतलब मोमेंटम ज्यादा क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है तो लेमडा कम होगा, और P इज इक्वल टू एम बी होता है। और इसको इक्वेट करके उसने जो इक्वेशन दिया बेटा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। लेमडा इज इक्वल टू इस इक्वेशन का यूज करोगे, इसको डी ब्रोगली रिलेशन बोलेंगे हम, डी ब्रोगलीज रिलेशन। इसमें लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ होगी एसोसिएटेड पार्टिकल के साथ, वी वेलोसिटी होगा, एम मास होगा। तो दिखने में तो बेटा ये देखो ये एक सिंपल सा फार्मूला लगता है, लेकिन स्पेशली अब बात करते हैं कि इक्वेशन तो इतना याद करना है आपने, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। जब भी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आ जाए, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बट आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, इट डज मैटर। तो इसमें एक तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के अंदर लेना है आपने। और दूसरा जो है इसके अंदर m जो है, ये स्पेशली m पर ध्यान देना है, ये मास ऑफ वन पार्टिकल है। मोल कंसेप्ट आ जाएगा बेटा इसमें, मास ऑफ वन, जो भी पार्टिकल ले रहे हो वन, जैसे एटम है तो वन एटम, इलेक्ट्रॉन है तो वन इलेक्ट्रॉन, तो वन स्पीसीज लेनी है आपने, एक स्पीसीज का मास यूज करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये एसआई यूनिट में ले रहे हो, मास जो ले रहे हो जूल पर सेकेंड में ले रहे हो आप, और ये जूल पर सेकेंड में ले रहे हो, मास जो लेना है फिर किलोग्राम में लेना है। जैसे ये जूल पर सेकेंड में है तो ये आपको केजी में लेना है, ये ध्यान देना है। और वेलोसिटी जो लेना है वो मीटर पर सेकेंड में लेना है, जिससे लेमडा आपका जो आएगा वो मीटर में आएगा। फिर उसको आप एंगस्ट्रोम वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल यू हैव टू कंसर्न अबाउट ऑल दिस थिंग कि आपकी सारी चीजें एसआई में होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एज एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एज एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो एम क्या लोगे आप, एम इज इक्वल टू लोगे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बट अगर मैं कह दूं कि आप सपोज ले रहे हो हीलियम एटम, तो यहां पर जो m लेना है बेटा, ये ध्यान देना अब, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, m इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम। और वन एटम मास जो लेते हो आप, जो आपका एटॉमिक वेट होता है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हो, लेकिन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद भी वो ग्राम में आता है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ जरूर यूज करना। 10 ये मिस्टेक जनरली हो जाता है कि हम इजीली जल्दबाजी में ये प्रॉब्लम होता है। तो मास जो लोगे, तो अब हीलियम का मास, जैसे हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 4, तो आप इसका 4 ग्राम यूज करते हो, तो 4 को एवोगैड्रो से नंबर से डिवाइड करके फिर मतलब कितना मास लोगे आप, 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में लोगे आप। और वेलोसिटी जो होगी आपकी वो आप एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड में लोगे, एच का वैल्यू आप एसआई वाला लोगे, लेमडा पहले मीटर में निकाल लेना फिर आप कन्वर्ट कर लेना। जैसे सपोज कई बार वो कहेगा कि CO2 मोलिक्यूल मूव कर रहा है, सपोज CO2, अब ये मोलिक्यूल मूव कर रहा है, तो हेयर m, एक्चुअली व्हाट इज द m, हेयर m इज द मास ऑफ वन, क्या वन, CO2 मोलिक्यूल। और वो भी किस में निकालना है आपने, किलोग्राम में। तो कैसे निकालोगे, जो फार्मूला वेट होगा CO2 का बेटा, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, तो ग्राम में आ जाएगा वन CO2 मोलिक्यूल का वेट, फिर आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, तब आपका किलोग्राम आएगा। मतलब m इज द फार्मूला वेट CO2 या मोलर मास जिसको बोलते हो 44 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इज इट क्लियर बेटा m के बारे में। m डायरेक्ट मास नहीं लिखना, m क्या है यहां पर, हेयर m इज द मास ऑफ वन स्पीसीज, मास ऑफ वन स्पीसीज, और वन स्पीसीज का मास हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा पॉइंट बेटा आता है कि इसमें हम एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं। देखो देखो, सपोज मैं आपको कहता हूं कि एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है, एक सपोज
इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लो हमें लेमडा निकालना है फॉर इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है लेमडा। तो लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो आप फार्मूला कैसे निकालोगे? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वी वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन आप एक डायरेक्ट यूज कर सकते हो 12.27 अंडर रूट कैपिटल वी। वी का मतलब यह पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, वोल्ट में होगा ये दिया होगा। तो डायरेक्ट आपका रेडीमेड फार्मूला हो जाएगा लेमडा, आप जो कैलकुलेट हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। जैसे 100 वोल्ट से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड 100 कर देना, सीधा एंगस्ट्रॉम में आपके पास आंसर आ जाएगा। बट इट इज एप्लीकेबल, यू शुड कीप इन माइंड, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए रेडीमेड फार्मूला ये बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपने ये यूज करना है, बट नॉट फॉर ऑल पार्टिकल। तो अलग अलग के लिए क्या करना है आपने? जैसे अलग अलग मैं कह दूं आपको, नोट, सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन है और सपोज आपके पास प्रोटॉन है और सपोज है आपके पास अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए लेमडा निकाल रहे हैं और हम लिख रहे हैं सपोज काइनेटिक एनर्जी उसका सेम है या कुछ भी। तो उसका मैं पहले आपको एक डिराइव पॉइंट बताता हूं। आप लिखते हो कभी भी लेमडा, डेरिवेशन आपका स्टार्ट होगा बेसिक फार्मूले से एच अपॉन एम वी। तो एच अपॉन एम वी जो है, तो आप इसको एच अपॉन एम वी सिंस काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज करना चाहते हो आप, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, m से डिवाइड कर देता हूं। देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी m का स्क्वायर v का स्क्वायर मतलब मोमेंटम से रिलेट हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2m। या मैं क्या कहूंगा, वी कैन से दैट mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करना है तो p को यू कैन रिप्रेजेंट p इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यही फार्मूला, सो यू कैन यूज लेमडा इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी या लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है तो एच पी की जगह क्या लिख सकते हो आप? 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है अगर काइनेटिक एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करना हो लेमडा से। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल तो है, जो भी चार्ज हो Q और उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो H अपॉन, यू कैन राइट H अपॉन अंडर रूट 2m जो भी चार्ज है QV। तो आपका दो फार्मूले और बन गए आपके पास। अब जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा उस तरीके प्रॉब्लम से हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सपोज मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं जो आपसे पॉइंट डिस्कस करना चाहता था मैं, एक्चुअली आई वांट टू डिस्कस विद यू दीज थ्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है इन तीनों का, इफ काइनेटिक एनर्जी सेम, तो उनके लेमडा कंपेयर करने हैं हमको। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनका लेमडा कंपेयर करना है। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेमडा ऑफ प्रोटॉन एंड लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेटा आपका आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी है, एच अपॉन, तो ये मास किसका आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां लिखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 2m मास ऑफ प्रोटॉन, 2m मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी। और ये किसका आ जाएगा? h अपॉन 2m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी। तो यू कैन सी दैट कि ये सारी चीज जो काइनेटिक एनर्जी और h चाहिए तो कांस्टेंट है, हट जाएगा। तो सिंपली सिर्फ m पे ही तो डिपेंड करेगा, जिसका m जितना ज्यादा होगा उसका लेमडा उतना कम हो जाएगा, और जिसका m जितना कम होगा उसका लेमडा उतना ज्यादा हो जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम देखें अब आपके नॉलेज के लिए,
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन का 1837 टाइम कम होता है इससे, और अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो 4 टाइम होता है प्रोटॉन से। तो इसका मतलब मैं इन तीनों को अगर सेम पॉइंट में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं? अगर सपोज मैं इनको सेम लिखना चाहूं तो इसमें थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, किस पर? इनके रिलेशन पर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन देखते हैं हम। मान लो प्रोटॉन की टर्म में सारे रख लेते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट 1837 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1800, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको या तो रिलेशन निकालो या डायरेक्ट याद रखो। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल जो होता है एक्चुअल में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बेटा, अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम, हीलियम हो गया 2He पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसमें जो होगा अप्रोक्सीमेट 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ, ये आ जाएगा आपका। और अगर मास ऑफ प्रोटॉन की टर्म में लिखना चाहोगे आप, तो मास ऑफ प्रोटॉन की टर्म में चाहो लिखना, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है उसमें मास ऑफ प्रोटॉन, तो आप इसमें लिख लो, हमें प्रॉब्लम में आते हैं वापस। तो लेमडा ई वैसे तो क्लियर हो गया कि भाई जिसका मास कम होगा उसका लेमडा ज्यादा होगा, अब इफ काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन वाले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन के कंपैरिजन में करूंगा, तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में देखो क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई प्रोटॉन की टर्म में रख देते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जितना प्रोटॉन का मास डिवाइडेड बाई 1837, ये लिख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन लिख ही देते हैं ये, और रेशो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन लिखेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, तो 1837 ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में, और ये 1 ही रह जाएगा। ये 1 अपॉन अंडर रूट 4, 4 का 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 0.5। तो आप देख सकते हो ना, तो इसका मतलब लेमडा क्या हुआ? जितना पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन जिस पार्टिकल का मास जितना कम होगा उसका लेमडा उतना ज्यादा आ जाएगा। और कितना आएगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा, ये, और फिर ये। बट अब इसी प्रॉब्लम को अगर वो हमें ऐसे दे देता कि इफ सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, इफ सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, अगर आपका सेम वोल्टेज अप्लाइड होता है देन ये फार्मूला यूज करेंगे। देखो तो इसमें क्या होगा? लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेमडा ऑफ प्रोटॉन, और लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज मास भी चेंज हो रहा है और आपका ये देखो मास भी चेंज हो रहा है और क्यू भी चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज का क्यू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज हमने ई ले लिया, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना चार्ज प्रोटॉन का भी होता है, क्यू पी। तो ये चार्ज कितना हो गया? ये भी सपोज ई हो गया। लेकिन जो आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज आएगा बेटा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो देखो 2 प्रोटॉन के बराबर है, ये 2 पॉजिटिव भी लग रहा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा चार्ज? 2e। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी और वो मास की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप वैल्यू पुट कर देना, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 me है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन इसका mq इलेक्ट्रॉन का, अंडर रूट mq प्रोटॉन का, और ये अल्फा है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट mq प्रोटॉन, और ये अल्फा पार्टिकल रख दोगे तो उसमें जिसका आ जाएगा वो दे देंगे हम अल्फा पार्टिकल का। तो क्लियर है कि इसका क्यू भी ज्यादा है और मास भी ज्यादा है, तो इसका लेमडा सबसे कम हो जाएगा। अब इन दोनों के केस में माइनस ही होगा ना? है इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ही होगा। नहीं, चार्ज जो लिया जाता है वो ओनली मैग्नीट्यूड लिया जाता है, माइनस ई तो होता है लेकिन चार्ज तो इतना ही होगा ना, 1.6 इंटू
वैल्यू तो इसकी भी इतनी कूलम होगी, और प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁴ कूलम होगा। तो उसमें हमें जो रखना होता है वो मैग्नीट्यूड रखना होता है, प्लस माइनस नहीं रखना होता। क्लियर? चलें बेटा आगे। अगर यही कह देता, देखो एक और डाल देता मैं, अल्फा ऑफ न्यूट्रॉन और कर देता, न्यूट्रॉन, तो अल्फा न्यूट्रॉन का तो होता, तो ये फिर जितना भी मास हो, इसका मास जितना भी हो, लेकिन क्यू भी तो आएगा, और क्यू क्या होता है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रल होता है तो जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगी, इसको 1 से 0 कर देंगे तो इसका लिम्डा इन्फिनिटी मतलब इनडेफिनेट हो जाएगा, हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो इन्फिनिटी दे देंगे फिर इसको। क्लियर बेटा? एक ही फार्मूले से आपने बनाने हैं। तो मैंने क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लेना है या एच अपॉन पी लेना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर काइनेटिक एनर्जी यूज करना है तो एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लेना है, और वोल्टेज लेना है तो एच अपॉन 2m क्यू वी लेके सोल्व करना है जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए। क्लियर? चलें आगे। यस सर। देखो बेटा, यहां पर एक चीज जो होती है वो कई बार प्रॉब्लम आती है, आपको ध्यान रखनी है। जो आपका ये सपोज न्यूक्लियस है और ये कोई ऑर्बिट है, तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके साथ भी तो वेव नेचर होगी, और वो वेव की हमको लेंथ निकालनी है। तो आप ये यूज करना कि आपको जिस भी ऑर्बिट में निकालना हो, जो भी ऑर्बिट का वेवलेंथ निकालना हो, जैसे 1 ऑर्बिट का है तो 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, वो लेमडा एन इज इक्वल टू आप जो निकालोगे, जो ऑर्बिट नंबर होगा इनटू लेमडा फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का जो लेमडा निकालेंगे वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, 2πr1। ये क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के सिंपल मल्टीपल में भी दूसरे ऑर्बिट चलते जाते हैं। तो जब भी आपको लेमडा एन फोर्थ ऑर्बिट का निकालना हो तो एन इंटू लेमडा वन, मतलब क्या निकालोगे, लेमडा एन, सिंपली एन, और लेमडा वन को लिख लेना आप 2πr1। हमेशा R1 यूज करके आप कैलकुलेट करना, फिर उसको n से मल्टीप्लाई करना, तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएंगे। तो वैसे डायरेक्ट सरकमफ्रेंस से करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो लेमडा एन इज इक्वल टू एन लेमडा वन, लेमडा एन इज इक्वल टू एन 2πr1, और R1 किसी का भी निकालोगे तो कितना आएगा, 0.529 एन स्क्वायर एन वन हो जाएगा अपॉन जेड हो जाएगा। तो कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप लगा सकते हो। तो ये हम बात कर रहे हैं बोहर से रिलेशन। तो 4 जो होगा बोहर रिलेशन है, तो 4 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहां पर होगा वहां पर लेमडा निकालना है, मतलब रिलेटेड विद बोहर थ्योरी। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, या कुछ भी ले लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, हीलियम, He positive ion is x angstrom, then calculate length of wave associated in fourth ले लो, fourth orbit of Li2 पॉजिटिव आयन। मैंने सपोज ये सब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लिए। तो हमारा टारगेट क्या है बेटा, हमारा जो टारगेट है यहां पर, वो टारगेट है 4th ऑर्बिट लिथियम का निकालना। तो 4 ऑर्बिट लिथियम, तो पहले आप तो लेमडा 4 लिख लो, इजिकल टू आ जाएगा लेमडा 4 इजिकल टू एन जो भी होगा इनटू लेमडा 1। लेकिन किस वाले के लिए लेमडा 1 लेना है आपने, लिथियम वाले के लिए लेमडा 1 लेना है। अब लिथियम का लेमडा 1 कैसे निकालोगे, 2πr1। तो अब 2πr1 है तो, लेकिन R1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा यहां पर, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए। एक ही होता तो सीधा एक फार्मूले से बन जाता। अब हमें सेकंड ऑर्बिट के लिए लिथियम कह रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस का निकालो R2।
He पॉजिटिव आयन के लिए। R2 पॉजिटिव आयन जितना भी होगा R1 हाइड्रोजन का मतलब 0.529। क्या फार्मूला होता है? R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z। ये R2 है आपके पास। तो R1 की वैल्यू हाइड्रोजन की टर्म में हम निकाल लेते हैं। तो R2He का x दे रखा है, R1 हाइड्रोजन सपोज कुछ है, n स्क्वायर देखो कितना दे रखा है हमें, n स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट है पहले, तो 4, और Z की वैल्यू आप पहले हीलियम के ले रहे हो 2, तो R1 हाइड्रोजन कितना आ गया मेरे पास? R1 हाइड्रोजन हो गया x/2। पहले ये कर लिया। अब मैं आता हूं आपका लिथियम के बाद, वी विल गो हीलियम, आफ्टर हीलियम वी विल गो ऑन लिथियम। तो लिथियम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस चाहिए हमें, क्योंकि लेमडा 1 के लिए 2πr1 चाहिए। तो R1 हमें चाहिए लिथियम का। R1 लिथियम का क्या हो जाएगा? जो R1 हाइड्रोजन का होगा n स्क्वायर अपॉन Z। अब R1 हाइड्रोजन का जो आप कैलकुलेट कर चुके हो ये वाला यूज कर लो आप, क्योंकि x की टर्म में निकालना है। तो ये है आपके पास x/2। n फर्स्ट ऑर्बिट का लेना चाहते हो आप फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और Z लिथियम का लेना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर अपॉन 3। तो मतलब R1 की वैल्यू कितनी आ गई? x/6। अब आ जाओ आप यहां पर, आपका जो बेसिक फार्मूला है, लेमडा 4 की टोटल वेवलेंथ निकालनी है। तो लेमडा 4 इज इक्वल टू n सर इधर इंटू R1 वाले में ही फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ से हुआ? R1 वाले में तो फर्स्ट ऑर्बिट 1 का निकाला है ना हमने, क्योंकि इस फार्मूले तो 1 रखना पड़ेगा ना हमें, लेमडा 1। तो लेमडा 1 क्या होगा? लेमडा 1 होगा 2πr1। किसका R1? R1 लिथियम का। लिथियम का। और R1 लिथियम का कैसे निकालूंगा मैं? R1 लिथियम का, जो R1 हाइड्रोजन का मतलब 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z। तो R1 जो हाइड्रोजन का है वो x की टर्म में निकालना है, तो हीलियम से निकाल लिया हमने। हीलियम के लिए R1H n स्क्वायर Z है, तो R1H की वैल्यू x की टर्म में x/2 आ गई। तो R1 x/2 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू हीलियम के लिए 3। तो हम ये जब R1 लिथियम के लिए निकाल लेंगे तो डायरेक्ट यहां यूज कर सकते हैं ना R1। तो उससे क्या आएगा हमारा? लेमडा 4 आ जाएगा। n अब रख दो। कौन से ऑर्बिट के लिए निकालना है? फोर्थ के लिए। 2πr1 हमेशा लेके करना है आपने। R1 जो है यहां ये दे देंगे हमारा x/6 आ गया। तो जो आंसर आएगा वो हम दे देंगे। मतलब आपको जब भी सोल्व करना है लेमडा n किसी ऑर्बिट में, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करना, n 2πr1, जिसके लिए निकालना चाहते हो उसकी R1 यूज करना, और जो ऑर्बिट चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इजी कर देता तो मैं ऐसे लिखता सीधा, देखो मैं ऐसे लिखता। सर इसमें यूनिट एंगस्ट्रॉम होगी? हाँ, जो लेके चला है वो वही आएगी। x एंगस्ट्रॉम लेके चला है तो x की टर्म में उतना ही आएगा आपके पास एंगस्ट्रॉम। जैसे ये देखो बेटा, इसको इजी करना है मुझे क्वेश्चन को, तो ऐसे लिख सकता हूं, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम। अब आयन, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। अब देखो आपको डायरेक्ट निकालना है फोर्थ ऑर्बिट लिथियम आयन का। वो ऊपर वाला डबल डेकर क्वेश्चन हो गया, अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक ही पार्ट सोल्व करना है, तो सीधा सोल्व करो। लेमडा 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट इंटू लेमडा 1 ऑफ लिथियम। मतलब वो सीधा मैंने फार्मूला बताया था 2πr1 ऑफ लिथियम। अब R1 ऑफ लिथियम जो निकालना है, तो R1 ऑफ लिथियम कैसे निकालोगे? R1 ऑफ लिथियम 0.529 रख दो, चाहे हाइड्रोजन वाला रख दो, कुछ भी, तो हाइड्रोजन की ही होती है। 0.529 n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन Z। Z लिथियम का कितना होता है? 3। तो अब यहां लिख दूंगा लेमडा 4 n, ऑर्बिट नंबर जो भी है आपका 4, 2πr1 लिथियम की निकाल लिया हमने 0.529/3 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है इसमें कि अगर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसमें आप कहोगे वेव एक ही बनेगी। 2 में घूम रहा होगा तो हम कहेंगे वेवलेंथ 2 बनेगी। 3 में घूम रहा होगा वेवलेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी।
फर्स्ट का 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब सिंपली अगर ज्यादा मैं आपको डिटेल नहीं दूं इसमें, तो सिंपली आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की ट्राई करूं, तो आप सीधा ये नोट याद रखना, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितना ऑर्बिट होगा उतनी वेव बनेगी। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है किसी का भी फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैं कहूंगा वेव भी ऐसे पूरी एक ही रहेगी, सर्कुलर वेव बनेगा। अगर मैं कह दूं n इज इक्वल टू 2 है, तो वेव बनानी है, तो सारी वेव लेंथ जो है इक्वल बनाएंगी, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एक वेव बन गया 1, ये 2। अगर मैं कह दूं n इज इक्वल टू 3 है, तो आप क्या करो, इसको 3 में इक्वल डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में। तो 3 में करते हैं अपने 1 2 3 में इक्वल कर दिया। देखो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव। अगर कह दूं 4, तो 4 वेव। हुआ क्या, जितनी इसकी लेंथ थी फर्स्ट वाले की ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस थी सपोज 2πr1, मतलब λ1। अब इसमें क्या हुआ, 2 लैम्डा हो गए, एक λ1 ये रहा, एक λ1 ये रहा। तो इसलिए मैंने टोटल लैम्डा सेकेंड वाला क्या लिखा, 2 इंटू λ1। और अगर मुझे 3 वाले की निकालनी है, तो टोटल लैम्डा कितना हो जाएगा, उसी के सिंपल मल्टीपल में चलता जाएगा, 3 इंटू λ1। तो मैं अगर nth ऑर्बिट में निकालूं, तो ऐसे लिख सकता हूं ना, λ4 इज इक्वल टू 4 इंटू जो भी आपका जो है λ1 की लेंथ आएगी। तो आपसे सीधा प्रॉब्लम आ जाए, तो 2 तरह के प्रॉब्लम है। एक तो आपके इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट of any species, one electron species, suppose hydrogen या lithium, how many waves are related with this electron। तो जो ऑर्बिट नंबर हो उतनी वेव कर देना। अब मान लो मैं आपके सामने ये एग्जांपल दूं, इसका आंसर देना आप, अगर बात समझ आई हो तो। ये कोई मैंने डायग्राम दे दिया आपको, और मैंने पूछ दिया कि ऑर्बिट नंबर कौन सा है। 4। वेरी गुड, 4। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू ऑर्बिट, तो 4 आ जाएगा। अगर मैं फोर्थ कहता तो कितनी वेव बनती उसमें, 4 बन जाती, 1 2 वेव, मतलब वेवलेंथ। तो इसलिए आप क्या करते हो, तो इसलिए मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं, हो सकता है पहले नहीं पढ़ी हो, बट अगर प्रॉब्लम आ जाए तो एक तो क्वेश्चन आएगा वेव कितनी बनेगी, तो वेरी इजी, मतलब आप कहीं और जाओ ही मत, डीप में जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नंबर ऑफ वेव, जो ऑर्बिट नंबर होगा उतनी वेव बनेगी। दूसरा पॉइंट, कैलकुलेशन पूछ ले, तो जब भी आप कैलकुलेशन कैलकुलेट करो, जो भी लेमडा निकालना है जिस भी ऑर्बिट में, उसका ऑर्बिट नंबर इनटू λ1, और λ1 हमेशा क्या निकालना है, 2πr1, फर्स्ट ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस निकालनी। क्लियर बेटा। तो देखो, एक तो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैसे आपके ज्यादातर जो है ऊपर फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आएंगी, बट अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी कई बार डाल देता है, इजी सी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक से गलत हो जाती है, या किया हुआ नहीं होता तो गलत हो जाती है। तो कैलकुलेशन करनी हो तो λn, n को λ1 उसका निकाल के n से मल्टीप्लाई कर देना, और वेव पूछे तो जितना n हो उतनी वेव्स हो जाएंगी, उतनी लैम्डा हो जाएंगी आपकी। तो एक्चुअली डी ब्रोगली क्या कहना चाहता था कि भाई अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, तो पार्टिकल नेचर तो है ही, मास है उसका, मूव कर रहा है, मोमेंटम बनेगा, तो पार्टिकल तो है ही। लेकिन जब वो मूव करता है तो उसके साथ साथ वेव रहती है। बट उसकी हाइपोथेसिस थी, ये कहता है कि फिर ये आप जो है हाइपोथेसिस है, तो आप इसको दोनों को एक साथ क्यों नहीं हम बता सकते कि भाई वेव भी कितनी होगी, एक चीज क्यों बता सकते हैं हम, दोनों चीजें नहीं बता सकते। तो इस चीज को क्लियर किया है हाइजेनबर्ग ने। तो सेकंड, इसी से बात को क्लियर करने का वर्क जो किया वो आपका हाइजेनबर्ग ने किया। और हाइजेनबर्ग को क्या बोलते हैं हम, देखो आप, हाइजेनबर्ग को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो कहता है कि दोनों में से एक में एक को सर्टन करोगे तो दूसरा अनसर्टन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअली नेचर ही है। आप बहुत छोटी चीज को देखना चाहोगे तो उसमें एनर्जी डालोगे उसको देखने के लिए, जैसे आपका क्या माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट इसी पे तो काम करता है। वैसे आप किसी इलेक्ट्रॉन को देखना चाहो नहीं देख पाओगे, या एटम को देखना चाहो नहीं देख पाओगे, लेकिन मशीन या माइक्रोस्कोप से देखते हो। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इसमें लाइट एडजस्ट करते हैं,
जो लाइट इसके ऊपर आती है, अगर लाइट मैच कर गई इसके साथ, जो इसका वेवलेंथ होगा और इसका साइज का वेवलेंथ इक्वेट हो गया, तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको दिखाई देगी वो चीज। तो कोई चीज दिखाई कब देती है? जब उसी वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर गिरती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जैसा बहुत छोटा पार्टिकल है, तो मास बहुत कम है, तो लेमडा ज्यादा है, और वो लेमडा लाइट में अवेलेबल है, तो वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाता है, लेकिन हमें ओपनली दिखाई नहीं देगा। अगर जैसे अब कार जा रही है, मान लो कार, या कोई सपोज चूहा भाग रहा है, अब चूहा भाग रहा है, तो चूहा तो हम बता सकते हैं कि भाई बड़ा पार्टिकल है, ये क्या था? माइक्रोस्कोपिक था। माइक्रो मतलब छोटे, और ये मैक्रो है। या प्लेन जा रहा है या ट्रेन जा रही है, फिजिक्स में चले जाते हैं अपने, तो उसमें क्या करते हैं हम ये बता सकते हैं, ट्रेन दिल्ली से चली, कोलकाता पहुंची, तो हम उसमें न्यूटन स्लो लगा देते हैं कि भाई इस स्पीड से जा रही है तो इतने टाइम के बाद यहां पहुंचेगी। मतलब पार्टिकल नेचर, पोजीशन भी बता सकते हो, मोमेंटम भी बता सकते हो बड़े पार्टिकल में। लेकिन छोटे पार्टिकल में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि छोटे पार्टिकल का लेमडा अगर मेजर करना है हमें, तो उसके लिए छोटा लेमडा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और एनर्जी जैसे ही उसके ऊपर गिरेगी तो वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर उसका मोमेंटम एनर्जी बताना चाहोगे, मोमेंटम बताना चाहोगे, तो लेमडा क्लियर नहीं आएगा। लेमडा बताना चाहोगे तो एनर्जी क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि मास उसका बहुत कम होता है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो छोटे पार्टिकल में अनसर्टेनिटी होती है, जिस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ते हैं हम, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position and momentum. It is impossible to determine exact position and momentum simultaneously. Simultaneously for microscopic particle, जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं उसमें, जो पार्टिकल हैं तो उसके अंदर हम जो है ये मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। पोजीशन को हम लिखते हैं एक्स से या डेल्टा एक्स से, अनसर्टेनिटी होगी तो डेल्टा एक्स। मोमेंटम को लिखते हैं डेल्टा पी। तो कहता है कि मैथमेटिकली उसने कहा, प्रूव किया उसने, और प्लैंक थ्योरी को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी लगा के उसने इस प्रूव किया था। कहता है जब भी आप करोगे तो मैथमेटिकल रिलेशन ये आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, इतनी या इससे ज्यादा मैथमेटिकल वैल्यू एच अपॉन 4 पाई, इतनी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही रहेगी, एच अपॉन 4, इतना या इससे ज्यादा। इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल इक्वेशन। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। आपको इट इज रेकमेंडेबल फॉर यू, जब भी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा, मैथमेटिकली सोल्व करना है आपने। भाई अनसर्टेनिटी जो निकालनी है वो इस हाथ पे रख लेना, बाकी सारी चीजें इधर ले जाना। जैसे मान लो आपको अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स में निकालनी है, तो आप कैसे इस फार्मूले को यूज करोगे? और इस फार्मूले को यूज करोगे, आप लिखोगे डेल्टा एक्स, बाकी सब इधर ले जाओ, इक्वेट कर देना, मिनिमम इतना तो निकालेंगे ना, 4 पाई डेल्टा पी, इधर वैल्यू रख देना। जब भी आप रखोगे निकालना हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल वैल्यू बता रहा है। इस मैथमेटिकल वैल्यू से क्या क्लियर है बेटा? देखो डेल्टा एक्स, मान लो मैं इसकी डेल्टा वी निकालना चाहता हूँ, अनसर्टेनिटी इंटू वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं? जो चीज निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना और बाकी उधर ले जाना। सपोज आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में डेल्टा वी निकालना है, तो फार्मूला यहीं से स्टार्ट करो, बेसिक फार्मूला, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जो निकालना है वो यहां रख लो, तो पी की जगह क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एक्स डेल्टा पी की जगह एम कांस्टेंट रहेगा, एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। जो आपको निकालना है वो लेफ्ट साइड रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी होगी और एम भी आ जाएगा, एम। तो इस चीज में देखो आपका बिल्कुल क्लियर वैल्यू आ रही है कि जो एम है बेटा, देखो एम, एम मास है, एम जितना ज्यादा होता जाएगा, एम जितना ज्यादा होता जाएगा, तो ये मैथमेटिकल वैल्यू
क्या होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी, मतलब अनसर्टेनिटी कम आएगी। एम जैसे ट्रेन है, बॉल है, रैट है, कोई एनिमल है, जब वो चल रहा है, घूम रहा है, तो उसका एम बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम है, इसलिए हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर देते हैं भाई इसका मोमेंटम भी है, इसकी ये पोजीशन भी है। बट अगर एम ज्यादा होगा तो ये वाली मैथमेटिकल वैल्यू नीचे है ना, तो ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू ये क्या हो जाएगी, H/4 पाई डेल्टा एक्स एम, मतलब डेल्टा वी बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एम छोटा कर दें बेटा, देखो जरा इसी बात को ऐसे करो, एम मैं कह देता हूं बहुत छोटा, इलेक्ट्रॉन का देखो कितना नेग्लिजिबल है, एम अगर स्मॉल है, जितना स्मॉल मतलब नेग्लिजिबल है, जितना नेग्लिजिबल होगा ये वैल्यू तो बहुत हाई आ जाएगी, उतना डेल्टा पाई एक्स एम, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी ज्यादा होगी, मतलब हाई होगी, तो अनसर्टेनिटी हाई होती है, कौन से में, स्मॉल, स्मॉल मतलब कौन से पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा रहती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर all matter but significant for, मतलब अनसर्टेनिटी पूरी तरह से कैलकुलेट किस में कर पाते हो, छोटे पार्टिकल में, बट सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज। तो मेरी आपको दो एडवाइस हैं, आपका जब भी इसमें आएगा सिंपली आपका नोमेरिकल, जब भी नोमेरिकल आए जो चीज निकालनी हो वो इस हैंड पे रखना और बाकी सारी चीजें उधर ले जाना और उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, लेट आई शेयर सम नोमेरिकल, जैसे मैं ऐसे बोल दूं, बताते जाना बेटा क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, आवाज आ रही है ना बेटा, यस सर। हाँ, yes sir, yes sir. if uncertainty in position of electron is 0, then uncertainty in its momentum सर इनफाइनाइट। infinite। गुड, कैसे पता लगा आपने, हमें सिर्फ जो अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताया उसको ध्यान देना है भाई, आपका फार्मूला यहीं से स्टार्ट होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू H/4 पाई। आपको कैलकुलेट क्या करना है इस बार, मोमेंटम, डेल्टा पी लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब उधर ले जाओ आप, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है ये, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी बता रहा है वो, अनसर्टेन पोजीशन इलेक्ट्रॉन इज 0। अब जो किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथमेटिकल वैल्यू ये कितनी आ जाएगी आपकी, इन्फिनाइट, तो आंसर आप दे दोगे इन्फिनाइट। तो आपको मैथमेटिकल रूल फॉलो करना है, जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट साइड और बाकी सारी डेटा राइट साइड लेके सोल्व करने। जैसे इसी प्रॉब्लम को एक और दे रहा हूं मैं, इफ uncertainty in position is equal to, इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा बेटा आपका, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन, then what will be uncertainty in velocity, uncertainty in velocity। तो बेटा आप कंसेप्ट वाइज यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज कभी नहीं होते, बेसिक फार्मूला वही रहेगा आपका। तो कैसे स्टार्ट करोगे आप बोलोगे सिंस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू H/, क्या लिखा था, 4 पाई।
और हेयर कंडीशन क्या है, हमें कंडीशन लिख दो। कंडीशन है डेल्टा एक्स जितना होगा उतना ही डेल्टा पी होगा। और निकालना क्या है बेटा, देखो आपको डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है, निकालना क्या है वेलोसिटी। तो डेल्टा पी को वेलोसिटी की टर्म में लिख दो एम डेल्टा वी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स की जगह भी एम डेल वी रख सकता हूं, डेल्टा पी की जगह भी एम डेल वी रख सकता हूं। तो एम डेल वी, एम डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जो निकालना है उसको लेफ्ट रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम का स्क्वायर। तो डेल्टा वी कैलकुलेट करना है आपको, तो अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई एम का स्क्वायर। तो 4 का अंडर रूट निकाल सकते हो, 2m स्क्वायर का m आ जाएगा। तो 1/2m h अपॉन पाई। अब m की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास, h की वैल्यू है, या सीधा एक्सप्रेशन पूछेगा देन यू कैन गिव द दिस एक्सप्रेशन इन द एग्जाम। वन थिंग मोर, कई बार h बार की टर्म में लिख देता है वो, तो h अपॉन 2 पाई को h बार भी बोल देते हैं, h अपॉन 2 पाई को h बार भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये एप्लीकेबल होता है छोटे इलेक्ट्रॉनों पर। यही रीजन है बेटा, देखो आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप इलेक्ट्रॉन दिखाते हो, सपोज आप बोलते हो एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल कैसा बनाते हो आप, स्फेरिकल, ऐसा ही बनाते हो ना, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। और जब आप स्फेरिकल बनाते हो और इस इलेक्ट्रॉन दिखाते हो तो ऐसे दिखाते हो, ऐसे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता, ये यहां कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते, उस पर न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हम। न्यूटन में तो V इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी इक्वेशन बताते हो, सारी चीजें एग्जैक्ट बता देते हो आप। लेकिन छोटे, हाँ हम ये बता सकते हैं बड़ा पार्टिकल होता, जैसे आज मान लो सपोज इंडिया वांट टू अटैक ऑन पाकिस्तान, तो क्या है सभी साइंटिस्ट को पता है कि इतनी देर में हम एक मिसाइल भेजेंगे और पाकिस्तान के कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों पता है उसको, क्योंकि उसकी मिसाइल जो है बड़ा पार्टिकल है, उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, उसको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। तो वो एग्जैक्ट बता देगा कि कितने टाइम, इक्वेशन लगा देगा न्यूटन वाली, इतने टाइम में इस वेलोसिटी से जाएगा और उस जगह को खत्म कर देगा। बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, उसमें बता सकते हो एग्जैक्ट पोजीशन भी बड़े पार्टिकल में, एग्जैक्ट मोमेंटम भी। मतलब फिजिक्स में बहुत सारी बात है जो डिटेल पढ़ते हैं, बट देर इज नो नीड इन स्पेशली इन केमिस्ट्री। अगर वैसा होता तो उस तरह की क्लास होती तो हम वो सारी बातें डिस्कस करते, बट जो है यहाँ पर देर इज नो मीन ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्कशन। इसलिए जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े पार्टिकल को एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम बता सकते हो आप, लेकिन इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। दैट्स वाई जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हो डैश डैश करके छोड़ देते हो, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो मैक्सिमम, यहां 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 कहीं हो सकता है। क्लियर। तो यहीं से जो कॉन्सेप्ट बना था बेटा वो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बना था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब क्लियर हुआ तो फिर कॉन्सेप्ट बना ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, कोई डाउट तो नहीं बेटा, चलूं आगे। दो सिंपल से फार्मूले हैं, उन पे फोकस करना है। डी ब्रोगली में लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एंड फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर। यस सर। तो इस कॉन्सेप्ट के यूज से फिर आया है हमारा ऑर्बिटल। जो नेक्स्ट टॉपिक देते हैं हम, ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट पहले वर्ड यूज था, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल। तो व्हाट इज द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus, where the probability of finding electron, where the probability of finding electron is maximum,
जहां भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम 95 से 99% तक मैक्सिमम हो, नोन एज ऑर्बिटल, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये अलग अलग टाइप से स्पेस बन सकता है। तो इस हिसाब से हम ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, शेप जो है वो स्फेरिकल है। अभी याद करना है आपने पी ऑर्बिटल, अभी इसमें पहले क्वांटम नंबर बता के फिर मैं डिटेल आऊंगा इसकी शेप के ऊपर। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जो कहते हैं हम, दो स्फेरिकल मतलब ऐसा, अब पी ऑर्बिटल मतलब दो स्फीयर को ऐड कर दो, दो स्फीयर ऐड करोगे तो डंबल, जो एक्सरसाइज करने वाले डंबल होते हैं वैसी शेप आ जाएगी, तो हम बोलते हैं डंबल शेप। पी के बाद आता है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में आप जो है 2 डंबल ऐड कर दो, मतलब 4 लोब्स, 1 पी ऑर्बिटल और 1 पी ऑर्बिटल और ऐड कर दो। अभी और डिटेल बताऊंगा अभी इसके अंदर जब शेप करूंगा, अभी एक बार आइडिया ले लो। तो इसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, डबल डंबल, मतलब 4 लोब हो जाएंगी। बट अभी तक साइंटिस्ट इस स्पेस को डिफाइन नहीं कर सके हैं, एफ ऑर्बिटल, जो वो कहते हैं अभी इसका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कर दिया है। तो एक 3 डायमेंशन स्पेस बनते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस इस टाइप के, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके बताते हो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हो। अब इसमें 2 बातें हैं, अगर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कोई, वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल को मैथमेटिकली एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय साइन, उसको बोलते हैं वेव फंक्शन। और ये साइन ऐसा होता है, ऐसा। तो कोई भी अगर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है तो साई से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इलेक्ट्रॉन फिल आ जाएं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिल करनी है आपको किसी ऑर्बिटल में 3D में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैथमेटिकली साई का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर आपको वेव फंक्शन देना है तो साई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो साई स्क्वायर। अगर हमारे लिए ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब खाली ऑर्बिट कोई मतलब नहीं है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी मतलब का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं अगर बोल दूं हेयर कि साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वहां कोई ऑर्बिट है ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, सपोज जिस रूम में बैठ के हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम बैठेंगे तब भी वो रूम होगा, हम नहीं बैठेंगे तब भी रूम होगा, लेकिन ऑर्बिट में ऐसा नहीं करना आपने। ऑर्बिट में तभी कंसीडर करना है जब उसमें इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो नो इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्लेस पे ऑर्बिट नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। और साई स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ जाए तो उसको हम कहेंगे ऑर्बिट है। सिंपली याद करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज वो आपका जो है क्वांटम मैकेनिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, आईआईटी वालों के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है, श्रोडिंगर वगैरह इक्वेशन। आप इतनी बात याद रखना, अगर साई है तो उसका मतलब ऑर्बिटल है, और साई स्क्वायर है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। साई स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब वहां पर ऑर्बिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्लियर? इस पॉइंट पे वापस आएंगे अपने, इनकी शेप और इनके कई सारे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा क्वांटम नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो अब पार्ट चलने वाला है यहां से आने वाली है आपकी प्रॉब्लम एग्जाम में जो आती है। तो क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर है क्या चीज बेटा? देखो, तो जैसे देखो, हमारा जहां हम रहते हैं उसका एड्रेस होता है एक, और उस एड्रेस में क्या होता है कि भाई कौन सा सिटी है। सपोज कोई लेटर आएगा हमारे पास, तो उसमें लिखना पड़ेगा हमें कौन सा सिटी, उस सिटी के अंदर कौन सा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कौन सा हाउस है, और उस हाउस में हम रहते हैं। ऐसे ही क्वांटम नंबर क्या है, कुछ हमने इस टाइप के कोड बना रखे हैं, कुछ नंबर बना रखे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि उसका कौन सी जगह है, कौन सा एनर्जी लेवल है, एनर्जी कौन सा सब एनर्जी लेवल है, कौन सा ऑर्बिटल है, और
कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, तो इसको बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर है क्या चीज एक्चुअली? ए सेट ऑफ 4 नंबर, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का एक सेट है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। मतलब एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है एटम के अंदर कहां होगा, विद इन एन एटम। एक एटम का एड्रेस बताने के लिए हमने 4 नंबर सेट कर रखे हैं। ये 4 सेट नंबर हैं क्या? फर्स्ट नंबर जो बेटा है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम। अब इसमें चीजें ध्यान रखना, देखो क्या क्या बताता है हमें। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ये हमें बताता है क्या, एड्रेस बताता है, टेल्स अबाउट मेन एनर्जी लेवल। मतलब वही जो बोहर ने बताया था, मेन एनर्जी लेवल, मतलब ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिट बताता है, टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल। जैसे हमने न्यूक्लियस में कहा था ना, पहला मेन एनर्जी लेवल, दूसरा मेन एनर्जी लेवल, तीसरा मेन एनर्जी लेवल, फोर्थ मेन एनर्जी लेवल। तो ये हमें मेन शेल या मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। और मेन एनर्जी लेवल इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो स्मॉल एन से करते हैं, जैसे बोहर ने किया था। तो मेन एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के आगे चलेंगे तो मेन एनर्जी लेवल क्या होंगे, जैसे न्यूक्लियस है तो भाई ये मेन एनर्जी लेवल सपोज आते जाएंगे ऐसे, तो ये मेन एनर्जी लेवल में हम बोल देते हैं, इसको एन से डिसाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू एन 1 2 3 4, और लास्ट में मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मेन एनर्जी लेवल कितने हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके पास, हाउ मेनी मेन एनर्जी लेवल आर प्रेजेंट विद इन एन एटम, हम बोलेंगे इन्फिनाइट। तो एन की वैल्यू जो होगी 1 से लेके इन्फिनाइट तक होगी। अब ये तो वैल्यू होगी, एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकती है। अब है इसका डेजिग्नेशन, कौन से वाले ऑर्बिट को, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को क्या नाम दिया था हमने, के, सेकंड वाले को एल, थर्ड वाले को एम, ऐसे नाम दिया था हमने। तो के एल एम एन, जहां तक अभी तक एटम डिस्कवर हुए हैं तो एन तक रिक्वायरमेंट हुआ है, तो के एल एम एन। तो इसका मतलब अगर के शेल आ जाए तो के शेल फर्स्ट वाला है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन इज इक्वल टू 1। अगर आपको कोई कहता है एन इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, के शेल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एल शेल आ जाए इट मीन्स एन इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास एम शेल आ जाए, दिख ही रहा है 3n आ जाए 4। क्लियर? तो किसी भी, पहला पॉइंट, किसी भी के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो मेन एनर्जी लेवल बताता है, उसकी वैल्यू 1 से इन्फिनाइट है, और हर एक वैल्यू का एक नाम है उस शेल का, के एल एम एन। तो इसका मतलब जैसे जैसे इधर जाते जाओगे तो ऑर्बिट तो बड़े होते जाएंगे। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट, इट टेल्स अबाउट साइज, इट टेल्स अबाउट साइज। एग्जाम में आ जाए तो हम किसके बारे में बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, हमें साइज के बारे में बताता है। अब ये क्या है, एक एटम कैसी चीज है बेटा, देखो अब मैं आपके विजुअली तो आपके सामने नहीं हूं, थोड़ा रियलाइज करना। ये एक ऐसा एग्जांपल है कि जैसे एक ट्रेन है बेटा, ट्रेन में आगे आगे जो है वो इंजन है, और इंजन के आगे बोगी लगी हुई है, बोगी है। जो जो बोगी है वो मेन एनर्जी लेवल है। ट्रेन आप सभी लोगों ने देखी है, उसके पीछे बोगी लगी होती है, बोगी का मतलब मेन एनर्जी लेवल है। हर एक बोगी के अंदर देखना आप कंपार्टमेंट बने होते हैं, तो हर एक बोगी में जो कंपार्टमेंट है वो आपके सब शेल हैं, और हर एक कंपार्टमेंट में देखना सीट होती है बेटा। ट्रेन के अंदर जो सीट है बेटा, इसका मतलब वो है ऑर्बिटल, और सीट पर हम लोग बैठते हैं, ऐसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या हुआ इसके अंदर हमारे पास कि पहले मेन एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे के मेन एनर्जी लेवल है, इसके अंदर सब एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल होंगे। एल मेन एनर्जी लेवल है, इसके अंदर सब एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल होंगे। एम मेन एनर्जी लेवल है, इसके अंदर सब एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल होंगे। तो इन सब की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखो। तो एक तो टेल्स अबाउट साइज, तो वो बोहर्स वाले तो बेटा सारे फार्मूले आ जाएंगे यहाँ। ये टेल्स अबाउट साइज, साइज में फार्मूला भी पढ़ा था 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपने, आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये एन यही तो था बेटा, एन से आप साइज बताते थे, एनर्जी बताते थे, वेलोसिटी बता सकते हो। तो साइज, वेलोसिटी, एनर्जी,
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था हमने, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई, NH आ गया, N आ गया। तो इससे ये सारी चीजें आप बता सकते हो। तो साइज बता सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो बेटा, एनर्जी बता सकते हो, मोमेंटम बता सकते हो। क्लियर? अब क्या है कि हर एक मेन एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल कितने होंगे, तो ये पॉइंट अब देखो आपने ध्यान रखने हैं। नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल इन गिवन मेन एनर्जी लेवल, गिवन मेन एनर्जी लेवल। एज आई सेड यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कंपटीशन। क्वेश्चन में यहां से आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अच्छी तरीके से समझ लेना, नहीं आए 2 बार पूछ लेना, नंबर 3 बार पूछ लेना। नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल इन गिवन मेन एनर्जी लेवल, जब भी आपको निकालना हो तो इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल इन गिवन मेन एनर्जी लेवल इक्वल टू एन। जो एन की वैल्यू होंगी उतने ही सब एनर्जी लेवल होंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास के शेल है, तो के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है, तो सब एनर्जी लेवल 1 ही होगा उसका। एल शेल है, एल शेल के अंदर मुझे पता करना है कि सब एनर्जी लेवल कितने हैं, जो एन की वैल्यू होगी 2 है तो 2 आएंगे। कैसे मैं कर सकता हूं इसको रिप्रेजेंट, मैं आपको साथ में कुछ डायग्रामेटिकली बताता भी जाता हूं। सपोज ये देखो, सपोज ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास ये है के शेल। के शेल मतलब मेन एनर्जी लेवल ये आ गया के शेल। मेन एनर्जी लेवल में एन की वैल्यू 1 है, तो इसके अंदर बेटा सब एनर्जी लेवल भी 1 ही होगा। सब एनर्जी लेवल 1, उसका नाम रखेंगे 1 का है इसलिए 1s, काउंटिंग हमेशा एस से स्टार्ट करेंगे। सपोज आपके पास के के बाद दूसरे वाला एल शेल है, एल शेल, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो इसके अंदर सब एनर्जी लेवल 2 होंगे। मतलब जो मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, जो बोगी नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब एनर्जी लेवल होंगे। एन इज इक्वल टू 2 है तो इसके अंदर सब एनर्जी लेवल बेटा 2 बनाएंगे। जो एन की वैल्यू उतने ही सब एनर्जी लेवल। तो नाम क्या देंगे? पहला एस दूसरा पी, लेकिन सेकंड के हैं इसलिए 2s 2p। अगर मैं कह दूं एम के एल एम शेल, एम शेल का मतलब एन इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 है तो इसके अंदर सब एनर्जी लेवल बेटा 3 लेने हैं। तो 3 क्या होंगे? 3 का एस, 3 का पी, 3 का डी। अब मैं कह दूं एन इज इक्वल टू 4, मतलब एन शेल, एन शेल लूंगा तो एन शेल के लिए एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। एन की वैल्यू 4 आ गई तो सब एनर्जी लेवल में निकालूंगा बेटा इसके 4 आएंगे। नाम क्या देखो दोगे? 4s 4p 4d 4f। क्लियर? पहला पॉइंट, नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल इन गिवन मेन एनर्जी लेवल n। अगर नंबर मेन एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं हम, नंबर की बजाय मुझे यह बताना हो, ये वाला पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन शेल। तो फार्मूला यूज कर लेना आपका n स्क्वायर, n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सेल n स्क्वायर। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि के शेल में ऑर्बिटल बताने आपको, के शेल में ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या करोगे? n का स्क्वायर, तो k के लिए n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। मान लो मैं आपको कह देता हूं आपने n शेल में बनाने, n शेल, n शेल के लिए n की वैल्यू तो 4 होती है, तो ऑर्बिटल निकालने बेटा आपने, तो n का स्क्वायर है ना, तो यहां पर क्या है? n का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 60। कैसे? इधर आ जाओ आप। अब मैं इस पॉइंट में वापस आता हूं आपके डायग्राम में। सपोज मैंने आपको बोला के शेल, के शेल में मैंने सब एनर्जी लेवल निकाले, ये आया आपके पास सब एनर्जी
लेवल। सब एनर्जी लेवल कितना आया? 1 ही आया। ये पहले हमने 1 बनाया, सपोज ये 1। यहां कितने आए? 2। यहां कितने आए? 3। और यहां कितने आए? 4। अब आगे चल के मैं बताऊंगा, ये बात आप याद रखना हमेशा, जब कभी भी एस होगा तो उसमें 1 ऑर्बिटल होता है। जब कभी पी होते हैं तो 2 ऐड करते जाओ, 2 और ऐड कर दो, 3 ऑर्बिटल होंगे। और डी होगा तो 2 और ऐड कर दो, 5 ऑर्बिटल होंगे। और ध्यान भी होगा, इतना कुछ पढ़ा भी होगा आपने, एफ होगा तो 7 ऑर्बिटल होंगे। तो अब इधर आ जाओ, सब एनर्जी लेवल। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल देखो, सब एनर्जी लेवल 1s है तो ऑर्बिटल s एक ही होगा। अब s है तो एक होगा, और p है तो 3 और हो जाएंगे। यहां पर s है तो s में 1, p में 3 और d में 5। ये 4 वाला 4, s वाले में 1, p वाले में 3, d वाले में 5 और f वाले में 7। तो यही तो मैं पूछ रहा था, मैं आपसे क्या कह रहा था, सपोज k शेल है तो ऑर्बिटल कितने आएंगे? 1। ये देखो k शेल, ऑर्बिटल है 1। मैं कह रहा था n शेल है, n शेल में ऑर्बिटल कितने आएंगे? 16। ये काउंट करो, देखो 1 + 3 + 5 + 7, तो कितने हो गए? 16। किसी में ही निकाल सकते हो। इसमें निकालोगे तो आपके आएंगे 1 ये, 3 ये, 4। इसमें निकालोगे तो 1 3 5 9। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो? किसी में भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल गिवन शेल बता सकते हो। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल, पूरे शेल में कितने होंगे? तो हमेशा जितने ऑर्बिटल होते हैं उसका डबल होता है। तो n² ऑर्बिटल है गिवन शेल में, तो 2n²। तो सपोज ये एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इनमें काउंट करते जाओ, एक में मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर बेटा? डू यू लिसन मी केयरफुली? क्या क्या बताया मैंने? रिप्लाई करो। यस सर, यस सर। अगर किसी भी मेन एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल निकालने हैं तो किसके इक्वल आएंगे? n के। ऑर्बिटल निकालने हैं तो n के स्क्वायर कर देना, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, 2n²। 2n²। क्लियर? नेक्स्ट चलो, अब सेकंड क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर जो है वो है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो बेटा है उसको हम सबसिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। बिकॉज ये सब एनर्जी लेवल बताता है। तो ये किसके बारे में बताता है? हमें टेल्स अबाउट सब एनर्जी लेवल। तो सब एनर्जी लेवल का डिजाइन क्या किया गया है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। और सब एनर्जी लेवल एल जो है, इसकी वैल्यू जो डिजाइन की गई है वो 0 से स्टार्ट की गई है। देखो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट थी, ये 0 से स्टार्ट की है, और 0 से लेके जितने एन होंगे उससे एक पहले तक जाएगी। 0 टू n-1 है। मतलब आपकी वैल्यू कितनी हो सकती है पॉसिबल? 0 से स्टार्ट होगी, और एन मैक्सिमम कितना होता है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी -1 तक रहेगी। लेकिन अभी तक जो डिजाइन किया गया है वो 4 वैल्यू फिक्स की गई है। क्या क्या? एल की वैल्यू 4, जैसे एल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड 3 हो सकता है, जितने एटॉमिक नंबर अभी तक डिस्कवर हुए हैं। जब कभी भी एल का वैल्यू 0 है तो फिक्स है, वो एस वाला है, एस सब एनर्जी लेवल है। एस सब एनर्जी लेवल के लिए एल की वैल्यू 0, जैसे के लिए 1 थी, एल के लिए 2, ऐसे ही सब एनर्जी लेवल में एस सब एनर्जी लेवल के लिए 0। जब भी पी आएगा उसके लिए एल की वैल्यू 1 फिक्स रहेगी, फिक्स है ये वैल्यू। जब भी डी आएगा तो उसके लिए 2, और जब भी एफ आएगा तो उसके लिए बेटा 3 रहेगा। तो एस पी डी एफ, इनके लिए एल का वैल्यू फिक्स है, S0 P1 D2 Fe। एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? ये तो 0 to 1 है, लेकिन नंबर ऑफ एल वैल्यू जो होगा, अभी ऊपर पढ़ा हमने, नंबर ऑफ एल मतलब नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है,
वो तो n के बराबर होगा। जितने n होंगे उतने ही सब एनर्जी लेवल होंगे, अभी हमने पढ़ा, जितने n होंगे उतने ही सब एनर्जी लेवल होंगे, जितना n उतना सब एनर्जी लेवल, और उनकी वैल्यू ऐसे असाइन करोगे आप। देखो फिर मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, किसी बच्चे के में अभी भी माइंड में कुछ रह गया हो, क्योंकि क्लास में ये प्रॉब्लम आता है कुछ बच्चों को। कैसे? जैसे देखो मैंने अभी बोला कि मेरे पास के सेल है, तो के सेल में ये के सेल आ गया, तो इसके अंदर सब सेल तो एक ही होगा, एस सब सेल होगा। अगर मेरे पास के बाद एम शेल है, के एम, के एल, एल ले लेते हैं पहले, एल शेल है, एल शेल के अंदर दो सब शेल होंगे, अभी हमने पढ़ा, तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो एस सब शेल और एक होगा आपका पी सब शेल। तो अगर मैं ले लूं ऐसे ही आगे एम, के एम एन तक जाएंगे हम शेल, तो एम शेल है तो उसके अंदर सब शेल तो 3 हो जाएंगे मेरे पास, तो एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल। अब अगर के शेल है तो इसके लिए तो एन की वैल्यू 1 रखी है आपने, एल शेल है तो इसके लिए एन की वैल्यू 2 रखी, और एम शेल है तो एन की वैल्यू 3 रखी। तो सब शेलों के लिए क्या वैल्यू रखी अभी ऊपर डिसाइड किया हमने, इनके लिए एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस जब भी आएगा तो एल की वैल्यू 0, जब भी एस आएगा तो एल की वैल्यू 0, पी आएगा तो एल की वैल्यू 1, एस आएगा तो एल की वैल्यू 0, पी आएगा तो एल की वैल्यू 1, डी आएगा तो एल की वैल्यू 2, तो एफ आएगा तो एल की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एल की वैल्यू क्या है इससे आपको सब शेल पता लग जाएगा। मैं कहूं कि एल की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब एफ सब शेल है, एल की वैल्यू 3 तो एस सब शेल। लेकिन है कितनी वैल्यू? जितनी एन की वैल्यू है, जैसे एन इज इक्वल टू 3 है तो 3 ही है ये, एल की 3 वैल्यू आ गई, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होके n माइनस 1 पे खत्म हो जाएगी। तो जब सब शेल है तो सब शेल से एक्चुअली पता क्या लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एस का मतलब क्या शेप है? स्फेरिकल। पी का मतलब क्या शेप है? डंबल। डी का मतलब क्या शेप है? डबल डंबल। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? एजीम्यूथल जो है ये आपको क्या बताती है? टेल्स अबाउट शेप, टेल्स अबाउट शेप्स। एन की वैल्यू बताती थी साइज, और एल की वैल्यू बताती है आपको शेप, क्योंकि मैं जैसे एज एग्जांपल मैं आपको कह दूं एल का वैल्यू पी है तो अपने आप शेप बता दोगे, आप कहोगे सर एल की वैल्यू 1 है, तो आप कहोगे सर एल की वैल्यू 1 का मतलब जो सब शेल हुआ वो कौन सा हुआ बेटा? एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल कौन सा हुआ? पी। और पी की शेप हमने याद रखनी है, कैसी शेप होती है पी की? डंबल। समझ रहे हो ना बात बेटा? तो एल की वैल्यू 1 है, उससे हमें पी पता लग गया, और पी है तो क्या आ गई? शेप आ गई। तो ये आपको क्या बताएगा? एक तो शेप बताएगा, शेप के साथ आपको ये क्या बताएगा? शेप के साथ ये आपको एनर्जी भी बताएगा। वो कैसे? अभी एक रूल पढ़ाऊंगा, एन प्लस एल रूल, एनर्जी भी बताता है ये। एनर्जी के साथ ये क्या बताता है आपका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा बेटा ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसमें अभी डिफरेंस करते हैं अभी। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा, ऊपर वाले में भी मैंने आपको बताया था, देखो यहां देखो मैंने ये बताया था कि जो n की वैल्यू है वो भी और एंगुलर मोमेंटम बताती है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये जो आपको बताएगा ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। और जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग वो हमें जो बताएगा एल की वैल्यू जो है वो भी एंगुलर मोमेंटम, लेकिन एक वर्ड का फर्क है सिर्फ बेटा, देखो ऑर्बिटल, एल और आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा ये। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूं मैं आपको, ये साइड में कर ही लेते हैं फिर बात रह ना जाए। देखो नोट, एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वो निकलता है एन एच अपॉन 2 पाई से, मतलब वो एन डिसाइड करता है। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये निकलता है अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई से। तो यहां देखो एल आ गया, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा वो अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन
2 पाई से निकलेगा। जब आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो ये चीज निकालनी है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और वो निकालना हो ऑर्बिट तो एन एच अपॉन 2 पाई। तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है कि इसमें मेन एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल निकालने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल, आपको सब शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने हैं, तो इसका फार्मूला होगा बेटा 2l+1। ये फार्मूले ध्यान रखना, यही पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल निकालने हैं 2l+1। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सब शेल है s, सब शेल है s, सब शेल है s, या है p या d या f, तो इनकी l की वैल्यू तो फिक्स होगी ना। s है तो l की वैल्यू 0 होगी, p है तो l का वैल्यू 1 हो गया, d है तो l का वैल्यू 2 हो गया, और f है तो l का वैल्यू 3 हो गया। तो इनके ऑर्बिटल निकालो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, तो फार्मूला लगाओ, देखो 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 आ गया। p के अंदर देखो l का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ गया। तभी तो मैंने वो भी बनाए थे, s में 1 और p में 3। d में देखो, d के लिए l का वैल्यू 2 है, 2 2 4 प्लस 1 5 आ गया, 7 आ गया। तो आप इसमें क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल आ जाए तो फार्मूला यूज करना है 2l+1, और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन सब शेल आ जाए बेटा, गिवन सब शेल, जो हमारा सब शेल है, इस सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा जो ऑर्बिटल निकालते हो उसका डबल होता है, तो 2l+1 मतलब ट्वाइस ऑफ 2l+1 मतलब 4l+2, घुमा फिरा सकता है वो। तो गिवन सब शेल में क्या क्या निकला, जो आपका सब शेल होते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट होते हैं, उनकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट से पहले खत्म होती है। हर एक सब शेल का एक फिक्स मीन एल की वैल्यू से डिसाइड होता है। एल का वैल्यू 0 तो एस, एल का वैल्यू 1 तो पी, एल का वैल्यू 2 तो डी, एल का वैल्यू 3 तो एफ। इससे आप क्या क्या बता सकते हो, इससे शेप बता सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन शेल 2l+1 निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ 2l+1 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, किसी को डाउट यहां तक? चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर तीसरा क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर जो हमारा है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से। ये जो बताता है, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कह दो, इलेक्ट्रॉन कह दो, मतलब ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। पहले वाला मेन शेल, दूसरे वाला सब शेल, तीसरे वाला ऑर्बिटल। और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है वो बताता है, इसको डिनोट करते हैं हम ml से। तो इसकी वैल्यू जो है वो l से बनाई है, तो इसकी वैल्यू जो स्टार्ट होगी -l से चलते हुए 0 से +l तक होंगी, और होंगी कितनी, नंबर कितना होगा ml का, नंबर वो होगा आपका अभी जो हमने पढ़ा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे तो इस फार्मूले से बनाना है, उनकी वैल्यू पूछे तो ये ऐसे देनी है, -l 0 +l। कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको भी। सपोज l = 0 है, तो इसका मतलब s सब एनर्जी लेवल हो गया। s सब एनर्जी l = 0 हो गया, s आ गया, और s में ऑर्बिटल एक ही होता है, तो उसकी m की वैल्यू डिसाइड करनी है उसके लिए, तो 0 अकेली आएगी, 0। तो जब भी s ऑर्बिटल आए तो उसकी m की वैल्यू 0 हो जाएगी, s ऑर्बिटल की। l = 1 आ जाए बेटा, देखो l = 1 है तो p सब एनर्जी लेवल है, p सब एनर्जी लेवल के अंदर 3 ऑर्बिटल बनेंगे,
अब जो ये 3 ऑर्बिटल बनेंगे तो m की वैल्यू निकालो। देखो m की वैल्यू क्या है, -l से +l या +l से -l। तो क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, -1 m की वैल्यू, 0 +1, या क्या कह सकते हो, +1 0 -1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब p ऑर्बिटल 3 हो गए। तो ये 3 p ऑर्बिटल होते हैं एक्सिस के बेस पर, ओरिएंटेशन के बेस पर, px py pz। इसमें जो z वाला होता है, प्योर z वाला, उसको 0 दिया जाता है। तो ये जो आ जाएगा pz होगा। इनको प्लस माइनस को px भी बोल सकते हो, py भी बोल सकते हो। तो यू कैन से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m ऑफ px ऑर्बिटल, +1 भी बोल सकते हो, -1 भी बोल सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m pz, तो ये 0 ही रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर py ऑर्बिटल, तो +1 या -1 दोनों आ जाए, दोनों करेक्ट हैं। तो इसका मतलब अभी तक m इज इक्वल टू 0 आया है। तो क्या क्या आंसर हो सकता है ऑर्बिटल में, m इज इक्वल टू 0 आए तो s भी हो सकता है और pz भी हो सकता है। अब सपोज मैंने ले लिया l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये d हो गया सब एनर्जी लेवल, और d में तो 5 होते हैं। अब d में 5 होते हैं तो इसमें वैल्यू क्या डिसाइड कर सकते हो आप, वैल्यू देखो l की वैल्यू से स्टार्ट करो, तो -2 -1 0 +1 +2, या +2 +1 0 -1 -2। ये 5d ऑर्बिटल अलग अलग नाम है। जिसमें प्योर z आ जाए, जैसे प्योर z आएगा dz², उसके लिए m की वैल्यू 0 लेनी है, dz² के लिए 0। जिसमें अभी भी z आ रहा है, जैसे dyz या dzx, dyz और dzx आ रहा है, तो उसमें +1 या -1 ले सकते हो। जिसमें z आ ही नहीं रहा, जैसे dxy या dx² -y², ये 5d ऑर्बिटल होते हैं। तो अभी तक देखो आप, अगर मैं आपको बेटा ये बोल दूंगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0, देन प्रोवाइड द ऑर्बिटल, तो m 0 है तो s भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, dz² हो सकता है। तो फिर कैसे पता लगेगा इन तीनों में कौन से वाला है, l और देख लेना। l अगर 2 है, जैसे मैं ये कह दूं एज एग्जांपल l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 0, ऑर्बिटल बताना है आपको। तो l इज इक्वल टू 2, इसका मतलब d हो गया, और m इज इक्वल टू 0 है तो dz²। मैं कह दूं आपको l इज इक्वल टू 1 m इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 1 हो गया तो बेटा क्या हो गया p, और m 0 है तो कौन से वाला p, z वाला। अगर मैं कह दूं l इज इक्वल टू 0 है, m भी 0 है, l भी 0 एंड m भी 0, तो l 0 हो गया तो s हो गया, और उसका 0 होता ही है। समझ गए बात। तो l और m दोनों से आपको पता लगेगा कि ऑर्बिटल आपका है कौन सा। सपोज मैं आपको ये बोल देता हूं कि भाई l इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू zx, या मैं ये कह दूं l इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू सपोज 1 +1 दे दिया, तो l इज इक्वल टू 2 तो d हो गया, m वैल्यू 1 है तो d 1। देखो yz भी हो सकता है या zx, दोनों आंसर हो सकते हैं, +-1 दोनों के लिए यूज किया। अब इससे आपको पता क्या क्या लगा, देखो बेटा जैसा उसमें हमने किया था। तो ये आपको किस में बताएगा, ये सिर्फ ओरिएंटेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ओरिएंटेशन में उसके अंदर आपके रहेंगे, इस चीज से ये पता लगता है। और सबसे लास्ट क्वांटम नंबर जो इंफॉर्मेशन है बेटा, वो हमारी इंफॉर्मेशन है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन ये प्लेस नहीं बताती, ना सब एनर्जी लेवल बताती है, ना एनर्जी लेवल, ना ऑर्बिटल। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताती है, टेल्स अबाउट द स्पिन, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पिन जो होते हैं या तो क्लॉकवाइज स्पिन होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इसलिए एस की वैल्यू जो डिसाइड की गई है, दो ही की गई है, या तो +½ या -½ +½ या -½ जब भी किसी ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन है
और इसके एस की वैल्यू पूछ ले तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ, क्योंकि वैल्यू असाइन करनी है आपने, असाइन करना है, +2 चाहे -2, कहोगे एक इस डायरेक्शन में दूसरा दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन अगर दोनों दे दिया जाए आपको तब आप फिक्स कर दिया करो एक का प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ। तो एस जो है वो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बताता है। तो ओवरऑल आप देखो कोई भी ऑर्बिटल है, अब एंडिंग में आपको समराइज कर रहा हूं क्वांटम नंबर को। अच्छा, इससे और आप क्या निकाल सकते हो ये भी देख लेते हैं। चलो, एस से आप क्या बता सकते हो, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे निकाली जा सकती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है 2s+1। एस की वैल्यू टोटल काउंट कर लोगे, जैसे यहां एस का वैल्यू हाफ ले लो, कोई मैग्नीट्यूड लेना है, लेकिन यहां प्लस हाफ और माइनस हाफ देना पड़ेगा, तो यहां टोटल एस आ जाएगा 0, यहां हाफ ही होगा, वो वैल्यू यहां रख लेंगे। तो इस वाले के लिए अगर रखोगे आप, सपोज एक मैंने ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, तो देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू अब मैं प्लस माइनस दोनों ले सकता हूं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, हाफ और हाफ, तो एस लूंगा हाफ और हाफ 1, लेकिन इसमें टोटल एस कितना आ जाएगा 0। तो अगर इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो और इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, देखो क्या आएगा 2s+1, तो s इज इक्वल टू 0 + 1, तो सिंगल आएगी। इसके लिए अगर निकालोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगल, लेकिन इसमें निकालोगे तो हाफ और हाफ 1 हो गए, तो 2 × 1 + 1, तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 3। जब 1 आती है तो इसको सिंगलेट बोलते हैं, और 3 आती है तो ट्रिपलेट बोलते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। 2s+1 h/π √SS+1 h/2π। तो इससे आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, जैसे पहले आपने ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाला था। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ टॉपिक वी आर समराइज द ऑल द थिंग, कि एक्चुअल में हुआ क्या। आपको मैंने स्टार्ट किया किसी भी ऑर्बिट को, नॉलेज क्लाउड के लिए किसी भी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंबल से जिसको बोलते हैं साई, और ये साई जो है क्वांटम फिजिक्स से आया है। ये साई जो है इससे डिराइव हुए हैं 3 क्वांटम नंबर NLM, मतलब 3 क्वांटम नंबर जो हुए हैं, ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो हुए हैं ये डिराइव्ड हुए हैं अबो 3 quantum number are derived from quantum mechanics। एक जो रह गया है, बिकॉज ये तीनों क्या बताते हैं, प्लेस बताते हैं तीनों। ऑर्बिट एक प्लेस है, मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल। जो एस है वो इससे नहीं निकला है क्योंकि वो स्पिन बताता है। एस is not obtained from quantum mechanics। तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कौन सा क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, तो एस स्पिन, जो जगह नहीं बता रहा है, स्पिन बता रहा है, ये तीनों जगह बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है, इस पर प्रॉब्लम कैसे आती है, फिर देखो एप्लीकेशन। आपको सपोज वो लिख देगा ऐसे साई 420, साई 420 डिजाइन द ऑर्बिटल। बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, कैसे सोल्व करोगे सॉल्यूशन बेटा। साई 420 का मतलब साई रिप्रेजेंट करता है एन, एल और एम को, तो ये जो 420 है एन, एल, एम की वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू आ गया 4, एल इज इक्वल टू आ गया 2 और एम इज इक्वल टू आ गया 0। 4 फोर्थ ऑर्बिट हो गया, 4 फोर्थ ऑर्बिट, एल, एल की वैल्यू 2 है तो ये डी हो गया आपका, तो 4 डी ऑर्बिटल। एम की वैल्यू 0 है, एल इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये तो डी जेड स्क्वायर के लिए है, इसका मतलब 4d जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आ गया। ये वैल्यू रखी हुई है, ये आपको कोड दे दिया और आपसे पूछा गया साई 420
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑर्बिटल, आंसर निकालोगे आप 4d(z²). तो ये जो आपका सारा है दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर, दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं। एक्चुअल में वो जो है वो एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले मेन एनर्जी लेवल, कौन से सब एनर्जी लेवल, कौन से ऑर्बिटल में है। और एस क्वांटम नंबर बताता है कि उस क्या स्पिन है, किस स्पिन के अंदर मूव कर रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल teach about you the shape of the orbital and filling of electron according to the rule। तो उसमें हम ये करेंगे बेटा। क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्वांटम नंबर स्पेशल टॉपिक है, कोई पॉइंट? No, sir. ओके बेटा, सी यू टिल देन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।